जय हिंद। आप सभी को एक बार फिर से महतो सर चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो मैं बताने वाला हूं ना, आपको एकदम बेस्ट से बताने वाला हूं मैथमेटिक्स का, और एक एक चीज समझाऊंगा, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम्स की जो तैयारी है ना, बहुत हाई लेवल से करवाने वाला हूं। और एमसीक्यू का प्रैक्टिस भी है ना, और क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बहुत हाई लेवल से करवाने वाला हूं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किया हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो। चलिए सीधा हम स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस देख लो। जीएसवी में इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है अब तक का संधार पेपर। चलिए तो सीधा हम स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए बच्चों, आपको क्या क्वेश्चंस में दिया गया है, सबसे पहले वो देखते हैं। यहाँ पे फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 एंड 4x प्लस 6y माइनस 10 इक्वल टू 0 देयर आर सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन होगा इसको ये पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए मैं यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, आपको क्वेश्चंस में जो इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है, तो इसको लिख लीजिए एज इट इज। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, अरेंज सिस्टमेटिक में नहीं दिया है, तो सिस्टमेटिक में अरेंज कर लीजिए। इसको कैसे लिखेंगे, 4x प्लस 6y, ए माइनस 10 राइट साइड में गया तो क्या हो गया +10। अब इसको चेक करना है, चेक कैसे करेंगे, a1 अपॉन a2, ठीक है, b1 अपॉन b2, और एक होता है क्या c1 अपॉन c2। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, a के जगह पे क्या है 2, a2 के जगह पे कितना है 4, b1 के जगह पे कितना है, b2 के जगह पे क्या है 6, और c1 5 अपॉन कितना हो गया बच्चों 10 हो गया। अब देखो क्या करेंगे पता है, कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 2 जा 6, 5 1 जा 5, 2 जा 10। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, आपका a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इक्वल टू क्या है c1 अपॉन c2, सब एक दूसरे के बराबर में आ रहा है। यहाँ पे दिख रहा है, मीन्स क्या 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2। पता है आपको, जब सब एक दूसरे के इक्वल है तो कौन सा लाइन होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा। और कोइंसिडेंट लाइन का कितना सॉल्यूशन होता है, कोइंसिडेंट लाइन का इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। अब देखिए आपके ऑप्शन में है क्या, इन्फिनिटी है, तो ए वाला जो ऑप्शन है ना, सीधा सीधा टिक कर देना। अभी हम लोग सीधा चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो भाई क्या लिखा है, इज नॉट एन इरेशनल नंबर। इसमें इरेशनल नंबर कौन नहीं है, देखो भाई कैसे चुटकियों में करना। सबसे पहले मान लेना कि इसमें इरेशनल नंबर कौन नहीं है। अब देखो √6 की बात करें तो √6 का 6 रूट निकाल सकते हैं क्या, नहीं, तो ये क्या हो गया, ये नहीं होगा। अब देख लीजिए √5 की बात करें तो इसका भी रूट निकाल सकते हैं क्या, √5 का रूट नहीं निकाल सकते हैं। अब देखिए √3 है, √3 भी देखिए, √3 का भी रूट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते क्योंकि पॉइंट्स में आने वाला है भाई, सिंपल सी बात है। तो √4 है, इसमें दिख रहा है √4, आपको पता है √4 का रूट निकालेंगे तो क्या होगा 2। तो इसमें क्या बोला है, इज नॉट एन इरेशनल नंबर, मतलब इरेशनल नंबर नहीं है। तो इरेशनल नंबर कौन सा होगा, √4। ऑप्शन नंबर जो बी हो गया ना आपका, क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसी प्रकार से बच्चों अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो यूं चुटकियों में सोल्व करना। जैसे कि मैं यहाँ पे एक दे देता हूँ, √9, √11, √13, इसमें से कौन इरेशनल नंबर है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो अभी सीधा चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख भाई, कुछ भी नहीं दिया गया इसमें, देखो क्या बोला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फॉर व्हिच सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो रेस्पेक्ट। आपको सम भी दिया है और प्रोडक्ट भी दिया है। जैसे ही सम और प्रोडक्ट दिया है तो यहाँ पे देख लो, फॉर्मूला तो आपको पता है, सम ऑफ जीरोस का क्या होता है, सम ऑफ जीरो का अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। अब भाई देख यहाँ पे आपको जो दिया गया है सम और प्रोडक्ट दिया गया है, कितना दिया, -4 और -4 दिया गया है। तो ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट देखते हैं, सम ऑफ जीरो की जगह पे क्या रखेंगे, -4 इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 कंसीडर कीजिए, माइनस से माइनस क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, और 4 इक्वल टू क्या होगा, बी अपॉन ए, और यहाँ पे 1 एज्यूम्स कर दीजिए। दूसरा देखिए क्या है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। क्या होता है बच्चों, सी अपॉन ए होता है। सी अपॉन ए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, -4 इक्वल टू सी की वैल्यू बच्चों क्या है, यहाँ पे इसमें से देखना है, क्या देखना है, सी की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे सी अपॉन, और ए जो होता है फॉर्मूला से होता है, अल्फा इंटू बीटा की तो वैल्यू ऑलरेडी दिया था। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे 1 कंसीडर कर लो, यहाँ पे देखो ए का वैल्यू और यहाँ पे भी ए का वैल्यू सेम है, तो हमको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ए का वैल्यू क्या है, सेम है। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ए का वैल्यू लिख रहा हूँ, ए का वैल्यू 1 हो गया, बी का वैल्यू बच्चों कितना हो गया, यहाँ पे देखो बी के सामने कितना है 4, और सी का वैल्यू कितना हो गया -4।
आप जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म वो होता है, आपको पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ए के जगह पे क्या रखेंगे, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस बी के जगह पे क्या है 4 इंटू एक्स, और प्लस में सी के जगह पे क्या है -4। अगर फाइनली आप जब करोगे इसको मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस -4, और ए वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप इस ऑप्शन में देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 4x -4 है, आपका जो सी ऑप्शन है ना बच्चों, ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो बच्चों इसको फास्ट एकदम नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों अभी हम लोग है ना सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कैसे करेंगे, द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। देखो भाई, इस बहुत सारा प्रैक्टिस करवाया हूं, अगर नहीं देखा है तो मेरा पुराना वाला वीडियो देखो, जिसमें ओनली फैक्टराइजेशन ही कराया हूँ, 10-10 20-20 क्वेश्चन करवाया हूँ, आर एस अग्रवाल आर डी शर्मा सारा चीज मैं सिखाया हूँ। तो चलिए मैं इसको अभी सोल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 दिया गया है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स फाइंड करना है, तो इक्वल टू क्या ले लिया हूँ, जीरो ले लिया हूं। अब देखो भाई यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट से लास्ट में मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ -15x स्क्वायर, इसको एज इट इज लिख दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, -15x स्क्वायर लिख लिया, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म जैसा है वैसे रहने दीजिए, लास्ट टर्म जैसा है वैसा रहने दीजिए, इक्वल टू 0 लिख लीजिए। अब देखिए ये जो 15 आया है, 15 का एलसीएम निकालिए, 15 का कितना हो गया, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5 हो गया। ऐसा टर्म्स अरेंज करना है आपको, जो एडिशन करने पे कितना होना चाहिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे 2x आना चाहिए, और उसी टर्म्स को जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये आना चाहिए 15x स्क्वायर माइनस में, इसमें माइनस में आना चाहिए। कैसे आएगा वो भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं क्या लिखता हूँ, प्लस में 5x और माइनस में 2x लिखता हूँ, ठीक है, सॉरी हाँ, यहाँ पे क्या लिखा हूँ, 5x प्लस में और माइनस में लिखता हूँ कितना, 3x। अब देखो बच्चों, 5 में से 3 गया कितना हुआ, 2 हुआ, 5 में से 3 गया 2 हुआ, ठीक है। अब 5 3 जा कितना हो गया 15, 5 3 15 आ रहा है, एकदम सही आ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, सब ये दोनों में जो कॉमन है ना उसको ले लेना है। तो दोनों में x है तो x लिख दो, x प्लस 5, और ये दोनों में से क्या आएगा, दोनों में कॉमन क्या आएगा, -3। तो यहाँ पे क्या क्या बच गया, x माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15 इक्वल टू 0। अब देख भाई सिंपल सी बात है, जब ए वाला और हाई वाला दोनों सेम रहेगा ना, तो दोनों में से आपको एक लिख लेना है, फटाफट फास्ट लिख दो, x प्लस 5, और ये दोनों वाले के साथ में एक लिख दो, x माइनस 3 इक्वल टू क्या है, 0। अब देखो बच्चों, एक काम आपको करना है, जब ये दोनों इक्वेशन में हम फर्स्ट वाले ये दोनों में से एक लिया और सेकंड वाले का लिया हूँ। अब देखो बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, इक्वल टू 0 लेना है, क्या लेना है, इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 इक्वल टू क्या है, 0। x की वैल्यू बच्चों कितना हो गया, -5, ये आपका एक हो गया 0, और एक x माइनस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया। अब देखो जो आपका एक 3 होगा और एक क्या होगा, -5। अब यहाँ पे देख सकते हो x की वैल्यू 3 और -5 किसका है, यहाँ पे देख सकते हो x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू कितना है, -5। आपका ऑप्शन नंबर जो है ना, जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको सिस्टमेटिक वे में है ना सोल्व करते हुए चलना है। अगर हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा होगा फैक्टराइजेशन का, तो जरूर डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, जरूर देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया अल्फा एंड बीटा एट द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स, ये आपको दिया गया है और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है। देख लीजिए, वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले बातें चल रहा है क्या, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स की, सिंपल सा जो काम किया वही करना है। यहाँ पे लिखा गया है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 लिखा गया है, आपको जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स में इस पे अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो इक्वल टू मैं क्या लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 6 3 कितना होगा, -18x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, 18x स्क्वायर आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए अरेंज करता हूँ, 6x स्क्वायर, ठीक है, 18 को क्या लिख सकता हूँ, -9x और प्लस में 2x, ठीक है, -3 इक्वल टू 0। देखिए 9 में से 2 गया कितना हुआ, 7, और 9 2 जा कितना होता है, -18x स्क्वायर, और 6 3 जा कितना होता है, -18x स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, बस फंडा यही है भाई। अब देखो भाई, ये दोनों में से क्या कॉमन लेगा, दोनों में से कॉमन वही टर्म्स लेना जो दोनों में प्रेजेंट रहता है कभी भी। तो भाई यहाँ पे ले लो 3x कॉमन ले लो, क्या बच गया 2x, माइनस 3 3 जा कितना हो गया 9, ये दोनों में कॉमन ले लो, क्या आएगा 1 कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बच गया 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 0। जब देख ले भाई ए वाला इक्वेशन और ए वाला ये दोनों सेम आएगा ना, मतलब क्या, हमारा कैलकुलेशन क्या है, 100% क्या है, करेक्ट है। तो दोनों में से एक लिख दो, आंख बंद करके 2x माइनस 3, और एक ए वाले लिख दीजिए 3x, और ये लिख दो प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब आपको जब जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स फाइंड करना है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2x बराबर है -3, राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा +3, तो x बराबर क्या होगा 3/2।
तो एक तो आपका ये हो गया। ठीक है, दूसरा भी देख ले भाई, 3x+1 इक्वल टू 0, 3x बराबर क्या है -1, x बराबर क्या है -1/, तो हमारा वैल्यू आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस में क्या बोला है, 1/α + 1/β के वैल्यू आपको फाइंड करना। अब देखो सिंपल सी बात है भाई, ये 1/α प्लस में 1/β। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। देखिए वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा बीटा, प्लस में बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा अल्फा। तो थोड़ा और सिस्टमेटिक वे में मैं अरेंज करूँ, क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चंस में, यहाँ पे आपको ए वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है कि ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है -b/a अपन अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है। अब देखो बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे देखो ये फॉर्म में दिया गया था, तो a की वैल्यू कितना होगा 6, b की वैल्यू कितना होगा -7 और c की वैल्यू कितना है -6। अब देखो यहाँ पे क्या करना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा के जगह पे आपको वैल्यू रखना है -b/a। अब यहाँ पे देखिए जैसे मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा, और ये है अल्फा इंटू। देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस और b की वैल्यू कितना है -7/a की वैल्यू कितना है 6, इसको एज इट लिख दिया और यहाँ पे मेन डिवाइड है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। यहाँ पे देखिए c की वैल्यू कितना है -3/a की वैल्यू कितना है 6 है। अब बच्चों यहाँ पे देखो ऊपर में माइनस माइनस क्या होगा +7/6, और नीचे में क्या है -3/6। अब इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लेके जाएगा तो क्या होगा पता है 7/6, और ये नीचे वाले 6 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 6 कितना होगा -3। 6 से 6 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे क्या आया आपका, ठीक है, यहाँ पे जो आपका आया है क्या -7 कितना है 3 आया है, कितना है 7/3। तो ये जो आपका जो वैल्यू आया है यहाँ पे क्या आएगा बच्चों -7 कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको एक कैलकुलेशन जो है ना आप नहीं भी करते हो तो यहाँ पे डायरेक्ट साफ का आंसर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में। ठीक है, अभी बच्चों सीधा हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉर्म द ग्राफ ऑफ इक्वेशन इतना आर पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन का इसमें से इक्वेशन कौन सा है वो देखना है। देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया गया है 4x + 3y इक्वल टू कितना दिया गया 14 दिया गया है। पहला वाला इक्वेशन चेक करते हैं, 3x + 4y इक्वल टू कितना दिया गया 14 दिया गया। देखिए भाई पैरेलल लाइन का सबसे पहले अगर पैरेलल लाइन की बात कर रहा है तो पैरेलल लाइन का कंडीशन हमको पता रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए पता रहना, तो देखो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नहीं होगा c1/c2। ये वाला जो लाइन है ना ये क्या हो जाएगा पैरेलल लाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे पहले वाला एक दूसरे के इक्वल में नहीं है, a1/a2 और b1/b2 दोनों एक दूसरे के इक्वल में नहीं है, तो सबसे पहले पैरेलल लाइन का इक्वेशन ही नहीं होगा जो फर्स्ट वाला आपका दिया गया है। ठीक है, तो सेकेंड वाला से चेक करते देख लीजिए 4x + 3y इक्वल टू कितना है 14 है। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड वाला इक्वेशन में क्या है -12x, और ये प्लस में 9y इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में 9y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसको चेक करेंगे a1/a2, तो देख लीजिए यहाँ पे 4/-12 है, b1/b2, तो यहाँ पे देख लो बच्चों 3 कितना है -9 है, और एक लास्ट देख लीजिए c1 क्या है c2 है, यहाँ पे देख लीजिए c1/c2 14 क्या है 0। अब यहाँ पे आप बच्चों सिंपल चीज देख लीजिए, यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 क्या है -1/3 आया है। अब यहाँ पे देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 ये क्या है -1/3 आया है। और लास्ट वाला देख लीजिए 14 क्या है 0, एक दूसरे के बराबर में नहीं है। तो अब देख लीजिए एक कंडीशन वैलिड हो रहा है, यस एक कंडीशन वैलिड हो रहा है। एक किसका कंडीशन है पैरेलल लाइन का, किसका पैरेलल लाइन का इक्वेशन आपको मिल रहा है। देखो भाई पैरेलल लाइन का इक्वेशन मिल रहा है मतलब क्या बी वाला जो ऑप्शन है क्या है वो पैरेलल लाइन का इक्वेशन है, तो आपका फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है पता है, यहाँ पर द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द एपी a3 इतना दिया गया है, तो आपको सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है। सम एन टर्म्स क्या करने के लिए फॉर्मूला क्या है, यहाँ से पहले सबसे पहले लिखते हैं गिवन,
गिवन में बच्चों क्या दिया गया आपको, ए का वैल्यू कितना है, ए है, टी कितना हो जाएगा 3a माइनस ए करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2a। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया बच्चों 2a हो गया। और आपको टर्म्स के लिए फॉर्मूला क्या है, इन टर्म्स के लिए ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है। अब देख लीजिए ए के जगह पे तो क्या रहेगा, ए रहेगा, प्लस में एन तो एन ही रहेगा, माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितना है 2a है, तो 2a एज इट इज लिख दीजिए। अब देखो बच्चों आगे आपको क्या करना है, ए प्लस में, ठीक है, 2a में n से मल्टीप्लाई होगा तो 2an माइनस कितना हो जाएगा 2a में 1 से तो 2a। अब देखो बच्चों सिंपल सी बात है, ए 2an है, इसको एज इट लिख दीजिए 2an, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2a में से एक a जाएगा तो माइनस में क्या बचा a, क्या बचा माइनस में a बचा। और यहाँ पे फाइनली आप कॉमन लोगे दोनों में तो a कॉमन लोगे तो अंदर में क्या बचेगा 2n माइनस क्या बचेगा 1। और यहाँ पे आप ऑप्शन में देख सकते हो 2n माइनस 1 इंटू ए है, आप इसको ऐसे लिखो या इसी को लिख दो 2n माइनस 1 इंटू ए साइड लिखो, आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ना ये क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। और इसी प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर सी को क्या करना है, करेक्ट करना है। अभी सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देगा, देयर कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज 5। कॉमन डिफरेंस एपी का कितना है आपको दिया गया है, जो कॉमन डिफरेंस डी दिया गया है ना बच्चों ये कितना है 5 है। और आपको निकालना है A18 माइनस A13 टर्म्स निकाल। देखो बच्चों अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता है ना तो आंसर निकालना आसान हो जाता है। तो देख लीजिए डिफरेंस की बात चल रहा है तो डिफरेंस निकालते हैं, A18 माइनस A13, ठीक है। अब देखिए 18 टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 70d लिख सकते हैं, माइनस में 30 टर्म को a प्लस 12d लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों a प्लस 70d प्लस माइनस माइनस ए प्लस माइनस माइनस 12d। अब देखो यहाँ पे a से a तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 17d में से 12d गया तो कितना d हो गया 5d हो गया। अब देखो भाई सिंपल जी भाई 5 इंटू कॉमन डिफरेंस आपका कितना दिया था 5 दिया था, तो कॉमन डिफरेंस कर दो 5। और यहाँ पे फाइनली आप करोगे ना तो 5 5 जाए कितना हो जाएगा बच्चों 25। तो आपको ऑप्शन में देखना है क्या है 25 दिख रहा है बी वाला ऑप्शन, तो आपका बी वाला ही सही आंसर है, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया करेक्ट हो गया। तो बच्चों सीधा हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, कुछ भी दिया रहे, फाइंड द पॉइंट्स ऑन विच डिवाइड द ज्वाइन द पॉइंट्स इतना इतना इन द रेशियो इतना, ये कौन सा क्वाड्रेंट पे है ये बताना है। देखो बच्चों सिंपल सी बात है यहाँ पे क्या बोला है 2 पॉइंट्स दिया गया है, यहाँ पे इसको मानता हूँ ए इसको मानता हूँ बी, ये जो दिया गया है कितना 7 माइनस 6 दिया गया है, और ये जो दिया गया है कितना 3 और 4 दिया गया है यहाँ पे क्या बोला अ पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन द पॉइंट्स इतना इतना इन द रेशियो, रेशियो से एक पॉइंट से डिवाइड होता है, इस रेशियो का नाम दे देता हूँ क्या सी पॉइंट्स का नाम। अरे वाले जो पॉइंट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे एक्स वाई, और यहाँ पे 1:2 दिया गया है तो 1:2 लिख दिया। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, किस क्वाड्रेंट में आएगा। भाई सिंपल सी बात है वैल्यू हमको सी का क्वाड्रेंट पता चलेगा और उसके बाद पता चलेगा कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो चलिए मैं सी की वैल्यू के लिए मैं निकालता हूँ भाई यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, एक्स वाई के लिए m1 x2 m2 x1 डिवाइड m1 प्लस m1 y2 m2 y1 डिवाइड m1 प्लस m2। शॉर्टकट अलाउड नहीं है, शॉर्टकट से नहीं करना है, आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कैसे भी आंसर निकाल दिए कुछ भी टिक कर दिए, ऐसा कभी नहीं करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक्स वाई के लिए आपको देखो ए m1 की वैल्यू पता है m2 की वैल्यू पता है, ये x1 है और ये क्या है y1 है, और ये वाला क्या है x2 है और ये क्या है y2 है। अब देखो बच्चों m1 के जगह पे क्या रखेंगे 1 इंटू x2 के जगह पे कितना रखेंगे 3 प्लस में m2 के जगह पे कितना रखेंगे 2, x1 के जगह पे कितना है 7 अपॉन 1 प्लस 2। सेकेंड देख लीजिए m1 के जगह पे क्या रखेंगे m1 के जगह पे क्या आएगा 1, y2 के जगह पे कितना है 4 प्लस m2 के जगह पे 2 इंटू y1 के जगह पे कितना है -6 अपॉन 1 प्लस 2, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ क्या कैलकुलेशन कर दीजिए कितना हो गया 3 7 2 14 अपॉन कितना हो गया 3। अब यहाँ पे देख लीजिए 4 1 4 प्लस माइनस -6 2 12 अपॉन कितना हो गया 3। अब देखो बच्चों ये दोनों को ऐड कर लो 14 और 3 कितना होगा
17/3 और यहाँ पे देख लीजिए सेकेंड है 12 में से 4 गया कितना हुआ -8/3। ठीक है। अब देख लो बच्चों आपको सिंपल सी बात है, देखो ये एक्स वाई की जो वैल्यू आया एक प्लस में आया और एक क्या है माइनस में आया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में आता है, अगर आपके क्वाड्रेंट की बात करें तो ये ग्राफ हो जाता है, ग्राफ का लाइन हो जाता है, ये एक्स रहता है, ये एक्स डैश रहता है, ये वाई रहता है, ये क्या रहता है वाई डैश रहता है। अगर बात करें राइट साइड के सारे क्या रहेंगे प्लस में 1 2 3 4 5 रहेंगे, ऊपर वाले क्या रहेंगे प्लस में रहेंगे 1 2 3 4 5 रहेंगे, लेफ्ट साइड में क्या रहेंगे माइनस में रहेंगे तो -1 -2 -3 इस प्रकार से रहेंगे, नीचे वाले में सब क्या रहेंगे -1 -2 -3 -5। समझाने के लिए बस आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए ये जो वैल्यू है क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रहता है क्या रहता है प्लस प्लस रहता है, सेकेंड में देखो एक्स की वैल्यू कितना है, एक्स की वैल्यू क्या है माइनस है और ये क्या रहेगा प्लस, और यहाँ पे देख लीजिए क्या रहेगा माइनस और ये क्या रहेगा, यहाँ पे देखिए माइनस और ये भी माइनस में माइनस माइनस रहेगा, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा वो बच्चे क्या रहेंगे, ये रहेंगे क्या आपका एक्स की वैल्यू क्या है प्लस में और ये क्या रहेंगे माइनस में। ठीक है। आप देख सकते हो ये जो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है आपको पता चल रहा है, ये आपका एक प्लस में और एक माइनस में, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं और इसको क्या बोलेंगे बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट है क्या, यही तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाता है क्या हो जाता है करेक्ट हो जाता है। और बच्चों आपको ऐसे ही सिस्टमेटिक वे में सोल्व करना है, अगर 3 मार्क्स में भी पूछता है तो आपको ऐसे ही सोल्व करना है, 1 मार्क्स में भी पूछ दिया तो सोल्व करने का तरीका फंडा यही है। तो सीधा हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, द मीन ऑफ द एन ऑब्जर्वेशन। ठीक है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 1 एंड सेकंड ऑब्जर्वेशन एंड सेकंड एंड सो द न्यू मीन आपको फाइंड करना है। देख भाई न्यू मीन फाइंड करने का सबसे पहले आपको बोला द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज एन इफ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज इन इंक्रीज। पहला वाला जो दिया है जो मीन की वैल्यू रहेगा। ठीक है। लेट द ऑब्जर्वेशन पहला जो रहेगा x1, ठीक है, x2, x3, ये कहाँ तक रहेगा xn तक रहेगा। ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 1। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंक्रीज होगा तो x1+1। ठीक है। दूसरा इंक्रीज होगा तो x2+2, तीसरा इंक्रीज होगा तो x3+3, इस प्रकार से चलेगा xn+n तक चलेगा। ठीक है। xn+n तक। अब देख लीजिए अगर मीन की बात करें अकॉर्डिंग टू आपका जो ऑब्जर्वेशन दिया गया है। ठीक है। अगर मीन की बात करें तो देख लीजिए मीन की बात करें तो एक्स बार इक्वल टू हम क्या करेंगे फर्स्ट वाले में x1+x2+x3 xn अपॉन कितना होता है n होता है। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों बाई क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं BCM। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x बार इंटू n बराबर x1+x2+x3 ये xn तक जाएगा। ठीक है। अब देख लीजिए दूसरा हमारा क्या होगा, अगर x बार की वैल्यू हम निकालते हैं सेकेंड वाले के लिए, इसके मीन के लिए, तो क्या हो जाएगा x बार इक्वल टू यहाँ पे देख सकते हैं क्या x1+1 प्लस में x2+2 प्लस में x3+3, ये ज़्यादा रहेगा xn+n तक अपॉन कितना हो जाएगा n। ठीक है। अब देख लो बच्चों आपका जो न्यू मीन आएगा। ठीक है। न्यू मीन के लिए आपको क्या करना है, ये दोनों में देखो, आप ये दोनों में देख रहे हो x1 आ रहा है, x2 आ रहा है, तो आप क्या करो इसमें से x1 x2 और x3 क्या कर लो कॉमन ले लो। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है। x1, ठीक है, x2, x3 कहाँ तक जा रहा है xn तक जा रहा है। ठीक है। एक कॉमन ले लिया हूँ तो आपको यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे 1+2+3 कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे देखो x1 x2 x3 सब कॉमन ले लो तो क्या बच गया यहाँ पे
आपका एक्शन आया। ए कहाँ तक जाएगा, ए एन टर्म्स तक जाएगा। अपॉन फॉर्मूला में क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला ये होता है अपॉन कितना होता है, एन होता है। अब देखो बच्चों इसको x1 प्लस x2 प्लस x3 जो लिखे थे यहाँ पे देख लीजिए, x1 x3 ये कहाँ तक जा रहा है, xn तक जा रहा है, यहाँ भी xn तक जा रहा है। ये पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, इस कॉम्बिनेशन करके क्या लिखते हैं, x बार एन लिख सकते हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, x बार इंटू एन, ऊपर वाले टर्म्स को लिया हूँ क्या, x बार इंटू एन। और बच्चों आप ध्यान दिए रहना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, ए x1 1 2 3 प्लस, ऐसे जब नंबर्स रहेंगे ना कंटिन्यूअस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इन्फिनिटी तक, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है क्या, यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन अपॉन कितना लगाना है, 2 लगाना है। और नीचे वाला जो n है इसको एज इट इज आपको लिख देना है। क्या करना है, इसको आपको एज इट इज लिख देना है, ठीक है, एज इट इज लिख देना है। अब देखो बच्चों इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों में देख लो, यहाँ पे क्या है कॉमन, हम क्या ले सकते हैं दोनों में, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन लेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस प्लस आ रहा था, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे, क्या लेंगे, प्लस कॉमन, ठीक है, प्लस था। अब देख लीजिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मिनट सा, यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे जो है ना क्या आएंगे, प्लस आएंगे। क्यों आया प्लस, यहाँ पे क्या है, दोनों को लिख दिया हूँ एज इट एक्स बार प्लस एन। और यहाँ पे क्या आगे प्लस होते ही जा रहा है, क्या हो रहा है, प्लस होते ही जा रहा है। अब यहाँ पे आप जब लिखोगे ना तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। और ये अब देखिए ये दोनों में आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। तो मैं एन कॉमन लूंगा दोनों में, तो क्या हो जाएगा एक्स बार, ठीक है, प्लस एन तो ऑलरेडी कॉमन ले लिया हूँ, यहाँ पे क्या बच गया, एन प्लस वन, क्या बचा, एन प्लस वन, और डिवाइड में क्या है, 2n आया, क्या है, 2n आया, कितना है, 2n आया है। अब देखो बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा बच्चों, n से n कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आप देखोगे तो x बार प्लस n प्लस वन अपॉन कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखो थोड़ा सा और इसको अरेंज करूँ तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x बार प्लस में n प्लस वन अपॉन क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ना, ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, x बार प्लस n प्लस वन अपॉन कितना है, 2 आया है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये क्या है, एक करेक्ट ऑप्शन है। तो बच्चों इस प्रकार से ना आपको सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके सोल्व करते हुए चलना है। तो बच्चों अभी हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है वो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट नंबर ऑफ सेलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द 1 to 3 and 15 इज मल्टीप्लाई 4 ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, मल्टीप्लाई 4 की प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये जो नंबर दिया गया है 1 2 3, ये कहाँ तक जा रहा है, 15 तक जा रहा है। इसमें क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर इतना इज 15 मल्टीप्लाई 4, मतलब 4 का मल्टीप्लाई 15 तक में कितना होगा। सिंपल सी बात है भाई, इसमें देखेंगे इसके बाद तो कितना होगा, 4 4 टू जाए 8 और 4 से जाए कितना हो गया 12। इसके बाद तो कितना 50 आपको ऑलरेडी दिया गया है। तो आपको क्या निकालना है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, मल्टीप्लाई ऑफ 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लाई 4 की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, कितना है यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, इसमें देखेंगे तो 4 1 जा 4 2 जा 4 3 जा 12, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 3 और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना है, टोटल नंबर जो है 15 है। यहाँ पे 3 1 जा 3 3 5 जा 15, यहाँ पे देखोगे तो क्या आएगा 1/5। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो गया 1/5 आ गया, आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। आगे अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एन टर्म्स ऑफ द एपी इतना सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स इज, सम आपको निकालना है। देखो यहाँ पे एन था तो यहाँ पे क्या था 2n प्लस में 1, अगर यहाँ पे n के जगह पे 1 ले रहा हो तो क्या बचेगा 2 × 1 प्लस में 1, होगा 2 + 1 कितना हो गया बच्चों 3।
ऐसे ही यहाँ पे n की जगह पे 2 ले रहा हूँ तो 2 इंटू टू प्लस में 1 कितना होगा, 2 टू ज़ा 4 प्लस में 1 कितना हो गया बच्चों, 5 हो गया। ऐसे ही A3 ले रहा हूँ, कितना बच गया, 2 इंटू थ्री प्लस में 1 कितना होगा, 3 टू ज़ा 6 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों, 7 हो गया। ऐसे ही A4 ले रहा हूँ, कितना हो गया, 2 इंटू फोर प्लस में 1 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 1 कितना हो गया, 9 हो गया। देखिए आपको एक सीक्वेंस मिला है, सीक्वेंस क्या मिला है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मिला है 3 मिला है, 5 मिला है, 7 मिला है और क्या मिला है, 9 मिला है। तो अब यहाँ पे देखो अगर a की बात करें तो a कितना है 3, कॉमन डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 कितना आ गया, 2 आया। मीन्स क्या a की वैल्यू और d की जो वैल्यू आपका कितना आया है, d की वैल्यू 5 में से 3 गया कितना आया है, a की वैल्यू कितना है, 2 आया है। अब देखिए आपको सम निकालना है, क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, फर्स्ट एन टर्म्स का सम एन वाई 2 इंटू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो बच्चों यहाँ पे n की वैल्यू n अपॉन टू इंटू ए का वैल्यू कितना है बच्चों, देख लो यहाँ पे 3 प्लस में n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस आपका कितना है यहाँ पे 2 आया है तो 2 लिख दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा n बाई टू इंटू टू थ्री जा कितना हो गया 6 प्लस में 2 में n से मल्टीप्लाई हुआ 2n माइनस कितना हो गया 2। अब यहाँ पे देखिएगा n बाई टू इंटू ध्यान दीजिएगा 6 में से 2 गया कितना हुआ 4 और प्लस में क्या है 2n है तो इसको एज इट इज लिख दीजिए। अभी देखो बच्चों अब आपको क्या करना है पता है, यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों में से कॉमन लेना है। यहाँ पे क्या बच गया n बाई टू इंटू दोनों में से क्या कॉमन लेंगे 2 कॉमन ले तो यहाँ पे क्या बच गया 2 टू ज़ा 4 प्लस में क्या है n आया। अब देखो बच्चा 2 से 2 कैंसिल कर दो तो यहाँ पे फाइनली आपका क्या है n इंटू टू प्लस n। अब यहाँ पे देख सकते हो n इंटू एन प्लस टू या 2 प्लस n, इसको थोड़ा और अरेंजमेंट करें तो n इंटू एन प्लस टू लिख सकते हैं। और आपका जो ऑप्शन नंबर देखिए n इंटू एन प्लस टू ऑप्शन नंबर जो बी है ये क्या हो जाता है बच्चों, करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। और इसी प्रकार से बच्चों आपको सिस्टमेटिक वे में इजी फॉर्मेट में आपको सोल्व करके ऑप्शन नंबर बी जो क्या है टिक लगा देना है। आगे चलेंगे, क्या बोला, वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर देन डायगोनल्स इज, ठीक है। अब आप देखो इसमें क्या करना है, वन साइड एक स्क्वायर का जो है क्या बोला है, वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज कितना है 10 सेंटीमीटर देन द डायगोनल्स इज, ये जो डायगोनल्स दिया गया आपको क्या वो बोल रहा है 10 अपॉन रूट 2 है कि नहीं। क्या फंडा है, चेक करना ही फंडा है। देख लीजिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं एक शेप्स ले लेता हूँ, अगर स्क्वायर की बात चल रहा है तो एक स्क्वायर ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या है एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है। और यहाँ अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर की बात चल रहा है तो यहाँ से मैं एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है। मान लीजिए एक क्या है एक स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर के सभी साइड क्या होते हैं एक दूसरे के क्या रहते हैं इक्वल में रहते हैं, क्या रहते हैं इक्वल में रहते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, क्या बोला है वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज 10, अगर ए 10 है तो ए भी 10 रहेगा और ए भी 10 रहेगा, ए भी 10 रहेगा। तो इसका नाम दे दूँ ए बी सी डी। तो आपको क्या बोल रहा है, टेन डायगोनल, इसकी डायगोनल्स निकालना। अगर डायगोनल्स निकालेंगे तो भाई सिंपल सा फंडा है निकालेंगे, ठीक है, डायगोनल्स निकालेंगे। अब देखो डायगोनल्स अगर निकालेंगे तो आपको ये राइट एंगल्स ट्रायंगल्स के फॉर्म में दिख रहा है, दिख रहा है, यस राइट एंगल्स के। अब देखिए यहाँ पे डायगोनल्स निकाल देंगे तो क्या होगा, बी डी इक्वल टू, बी डी इक्वल टू क्या होगा और रूट अंडर, ठीक है, ए डी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर दिया ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा रूट अंडर में क्या ए डी की कितनी वैल्यू है 10 है, तो इसकी भी वैल्यू कितना है 10 है, स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे कितना होगा 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 और प्लस 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100। यहाँ पे फाइनली करोगे तो क्या होगा रूट अंडर 200 होगा, कितना होगा 200। और 200 के अगर रूट्स निकालोगे तो वैसे आपको क्या होगा 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। मीन्स क्या आपको जो ये वैल्यू निकालोगे ये आएगा आपका 2 2 इंटू 5, ठीक है। और ये जो सिंगल है ए रूट में रह जाएगा रूट 2। तो फाइनली आपका जो कितना आएगा 10 रूट 2 आएगा, कितना आएगा 10 रूट 2। एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ यहाँ पे जो 13 नंबर क्वेश्चन है। हाँ क्या बोला है,
10 द डायगोनल इज 10/√2। अब देख लीजिए 10/√2 है क्या, नहीं है, कितना है 10√2 आया है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स है, ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स, इसका क्या हो जाएगा आपका फॉल्स लिखना है, ठीक है, ठीक है। ये कितना है 10√2 है, और आपको जो दिया गया है डायगोनल कितना है 10/√2 दिया गया है, तो क्या ये गलत है, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा आगे क्या बोला है, पाई इज अ रेशनल नंबर, पाई रेशनल नंबर है क्या, नहीं, ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। पाई रेशनल नंबर नहीं है, पाई क्या है रेशनल नंबर है, ठीक है। कि पाई की वैल्यू आप निकालेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स में आते हैं, तो क्या होंगे रेशनल नंबर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट में देखिएगा क्या बोला है, फॉर एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोड। यस, कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मीन बड़ा होगा मीडियन से, ठीक है, और मीडियन से बड़ा क्या होगा मोड होगा, तो ये जो आपका बोला कि फॉर एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोड। यस, मोड से बड़ा क्या होगा मीन होगा, क्या होगा मीन होगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो गया, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बोला था मीडियन, ठीक है, क्या बोला मीडियन इज इक्वल टू 3 मोड माइनस 2 मीन, ठीक है। देखिए एक फॉर्मूला होता है 3 मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है मोड प्लस 2 मीन, ठीक है। 3 मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है मोड प्लस 2 मीन। आप देख सकते हैं इस फॉर्म में दिया ही गया नहीं है, फॉर्मूला जैसा तो है ही नहीं, ठीक है। 2 मीन तो दिया गया है, मोड में भी 3 लगा दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो दिया गया है ये क्या है फॉल्स है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है अल्फा एंड बीटा एट द जीरो, पीएक्स इतना दिया गया है, अल्फा बीटा ने अल्फा इंटू बीटा, आपको क्या करना है के की वैल्यू फाइंड करना। देखो बच्चों अगर के की वैल्यू दिया गया है, पी दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा, तो आपको फाइंड करना है ना, एकदम आसान से फाइंड करना है। देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला है पी एक्स की वैल्यू जो दिया गया है कितना दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2k ये दिया गया है, और एक बात और दिया गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा दिया है, ठीक है। तो आपको के की वैल्यू फाइंड करना है। देखो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, ठीक है, ये होता है। अब देखो बच्चों यहाँ से मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, ए का वैल्यू कितना हो गया 1, बी का वैल्यू कितना हो गया -3, और सी का जो वैल्यू कितना है 2, ठीक है। अब देखो ए क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस फॉर्मूला से बी की वैल्यू कितना है -3 अपॉन ए की वैल्यू कितना है 1 इक्वल टू सी अपॉन ए, सी कितना है 2k अपॉन ए की वैल्यू कितना है 1 है। अब यहाँ पे देख लीजिए 3 अपॉन 1 इक्वल टू 2k अपॉन, अब यहाँ पे देख लीजिए बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 2k में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2k, और 3 1 कितना हो गया 3, तो k की जो फाइनल वैल्यू आया वो कितना है 3 अपॉन, अब देखिए k की वैल्यू कितना है आपका 3/2, तो k के जगह पे हम क्या रखेंगे यहाँ पे 3/2 है ना, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सिस्टमेटिक वे में है ना सोल्व करते हुए चलते रहना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत बहुत फायदा ही होने वाला है, क्योंकि हम रेगुलर कंटिन्यूअस वीडियो भी अपलोड करते रहेंगे अपने ही चैनल पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला एलसीएम यहाँ पे दिया गया है A1836 HCF इतना 10, ए की वैल्यू आपको निकालना है। देखिए सिंपल सी बात है, एक होता है फॉर्मूला LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। LCM इंटू HCF इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो देखिए LCM जो बोला गया है LCM कितना बोला है 36, HCF कितना दिया गया यहाँ पे 2 इक्वल टू दो नंबर जो दिया गया आपका कितना दिया गया है A इंटू 18 दिया गया है, दो नंबर जो दिया गया इस प्रकार से दिया गया। अब देखो ये दोनों को क्या करेंगे पता है 36 इंटू 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 18 ए साइड में लाऊंगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में इक्वल टू क्या हो जाएगा ए। अब ध्यान देगा 18 टू जाए कितना हो गया 36, टू जाए कितना हो गया 4 इक्वल टू कितना हो गया ए का जो वैल्यू हुआ वो कितना हो गया 4, और यहाँ पे लिख दो 4, आपका आंसर खत्म। आगे चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया बच्चों फॉर एनी डाटा मीडियन 120 मीन दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड, मोड की वैल्यू फाइंड कर। अब देखिए मैंने अभी फॉर्मूला बताया 3 मीडियन इज इक्वल टू
मोड प्लस 2 मीन है, 3 मीडियन इक्वल टू क्या, मोड प्लस 2 मीन। और आपको इसमें क्या करना है, मोड फाइंड करना है, कुछ भी नहीं डरना है। 3 मीडियन, 3 मीडियन ए प्लस में 2 मीन है, इधर लाइए तो माइनस में हो जाएगा 2 मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड। मोड का फॉर्मूला बन गया। अब देखिए 3 इंटू मीडियन कितना है 120, माइनस में 2 इंटू मीन कितना है 119 इक्वल टू कितना हो गया, मोड हो गया। ठीक है। अब देखिए 12 3 जा कितना हो गया, 12 3 36, 12 3 जा 36, जीरो है तो जीरो, माइनस 119 में मल्टीप्लाई करके 9 2 जा 18 का 8, ठीक है, कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, ठीक है, और 2 1 जा कितना हो गया 2। अगर चेक करना है तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, 119 में 2 से 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 2 जा 2 1 3, 2 1 जा 2 कितना है 238 इक्वल टू क्या हो गया, मोड। अब देखो बच्चों आपको क्या करना है, माइनस करना है। 360 में ये माइनस करना है 238, 10 में से हट गया कितना हुआ 2, ये कितना गया 5 में से 3 गया कितना हुआ, 5 में से 3 गया कितना हुआ 2, और ये आपका कितना गया 3 में से 2 गया कितना हुआ 1। ठीक है। अब देखो ये आपका कितना है 122 आया है इक्वल टू मोड। तो आपको फाइनली जो मोड की वैल्यू जो आई है ना, ये आया है 122। तो बच्चों इस प्रकार से ना आपको सिस्टमेटिक वे में क्या करना है, सोल्व करते हुए चलना है। ठीक है। तो अभी बच्चों हम लोग सीधा चलेंगे किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो हम लोग देखते हैं। क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग फुल मार्क्स इन 100 मार्क्स क्वेश्चन पेपर इज। ठीक है। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। क्या, अब देखिए क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग फुल मार्क्स इन 100 मार्क्स क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले यहाँ पे समझना पड़ेगा एक क्वेश्चन जो नंबर है वो कितने मार्क्स का है। अभी जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं वो कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा 1, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना होंगे, 100 मार्क्स का पेपर है और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है 1 मार्क्स का है। तो दोनों जो आएगा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम में 101, तो आपका ये फाइनल हो गया 1/101, ये आपका प्रोबेबिलिटी निकल गया। ठीक है। अभी हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, मैच द फॉलोइंग। इसमें आपको क्या करना है, जो दिया गया इसको क्या करना है, मैच करना है। मैच करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चंस का वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी जो दिया गया है, देन द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स। आपको क्या करना है, ट्रायंगल्स के पेरीमीटर्स फाइंड करना है। देखो भाई सबसे पहले ट्रायंगल्स की बात चल रहा है ना, तो ट्रायंगल्स आपको एक बना लेना है, छोटा सा ट्रायंगल्स। ए मैं बना देता हूँ ट्रायंगल्स। यहाँ पे ए बी और क्या लिख रहा हूँ, नाम सी लिख रहा हूँ। ए के जगह पे क्या है 0 4 है, बी के जगह पे कितना है आपका, बी की जो वैल्यू है 0 0 है, और सी का जो दिया गया है आपका 3 और 0 दिया है कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड करने के लिए ट्रायंगल्स का हमको साइड रहना एकदम जरूरी है। तो साइड फाइंड करेंगे ए बी का यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल। अब देख यहाँ पे इसको मानता हूँ x1 y1 और ये रहेंगे क्या x2 y2। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x2 के जगह पे कितना है, x2 के जगह पे कितना है 0 माइनस x1 के जगह पे 0 का स्क्वायर प्लस में y2 के जगह पे कितना है, यहाँ पे देख लीजिए 0 माइनस, ठीक है, 4 का क्या कर देंगे स्क्वायर। तो फाइनली आप करोगे तो क्या होगा 0 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर करोगे तो ये फाइनली कितना हो जाएगा 16 का रूट निकालेंगे कितना होगा 4। ए बी की जो वैल्यू है कितना है 4 आया है। ठीक है। अब डिस्टेंस बी सी निकालना है, क्या बी सी निकालना है, इसी के लिए भी फॉर्मूला है यही। तो x1 y1 मानो और इसको क्या मान लो x2 y2 मानो। अब देखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 3 माइनस 0 का स्क्वायर, और प्लस में क्या हो गया y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 0 माइनस का स्क्वायर। अब यहाँ पे देख ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में कितना हो गया 0 का स्क्वायर कर दो, फाइनली करो कितना होगा √9। √9 को क्या लिखेंगे 3, क्या लिखेंगे 3, तो ये हमारा कितना हो गया 3। ठीक है। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। अब डिस्टेंस ए सी निकालूंगा। ठीक है। अब देख लीजिए डिस्टेंस ए सी के लिए अपने को क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। डिस्टेंस ए सी के लिए फॉर्मूला तो ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर,
अब AC के लिए क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, क्या करेंगे x2 3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर 0 माइनस y1 का स्क्वायर करेंगे। फाइनली करेंगे तो कितना होगा 3 का स्क्वायर प्लस में माइनस 4 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कितना होगा 9 प्लस 4 4 जा 16, 3 और 9 कितना होगा 25 का रूट निकालेंगे तो कितना हो गया 5, कितना हो गया 5। अब देखिए पेरीमीटर ट्रायंगल्स की निकालना है तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स का होता है फॉर्मूला, तीनों से एडिट कर लीजिए AB प्लस BC प्लस में क्या आ गया आपका AC, कितना आ गया AB की वैल्यू 4, BC की वैल्यू कितना आ गया आपका 3 और प्लस में कितना हो गया 5, फिर ऐड कर लीजिए 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 और 5 कितना हो गया 12। तो पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल्स जो हो गया इसको आपको मैच कर देना है फर्स्ट वाले ऑप्शन, ठीक है। पेरीमीटर्स कितना आ गया 12 आ गया। आगे बोला है द मिड पॉइंट ऑफ A एंड C, तो आपको क्या करना है मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है। मिड पॉइंट के लिए मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। मिड पॉइंट के लिए देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है 2 पॉइंट्स दिया गया है, इस पॉइंट का नाम है A और इस पॉइंट का नाम है B। 2 पॉइंट्स दिया गया है, कितना दिया गया है 5 और -6 दिया गया है, और B और जो एक पॉइंट्स दिया गया वो कितना है, और यहाँ A और C दिया गया है, A और एक पॉइंट दिया गया जो C दिया गया वो कितना है 3 माइनस, ये जो B है इसकी पॉइंट निकालना है, ठीक है। मिड पॉइंट के फॉर्मूला होता है ये जो आपको निकालने के लिए xy निकालने के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन, के लिए बच्चों आपको फॉर्मूला लगाना है x1 के जगह पे कितना यहाँ पे 5 प्लस 3 अपॉन 2 और y1 के जगह पे कितना -6 माइनस 2 अपॉन कितना 2। अब देखो बच्चों यहाँ पे करोगे तो कितना होगा 8 अपॉन 2 और यहाँ पे 6 और 2 कितना होगा -8 अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8, यहाँ पे क्या है 4 और कितना है -4, कितना हुआ 4 और -4। तो आपका जो सेकेंड का जो मिड पॉइंट्स है ना उसको आपको मिला देना है ए वाले से में, ठीक है, कितना 4 -4, ठीक है। अभी आगे देखिए क्या बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, श्योर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, श्योर इवेंट मतलब पक्का इवेंट होगा, मीन्स क्या ए वाले को आपको 1 से मैच करना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, जब इवेंट ही नहीं होगा तो क्या होगा उसकी आपको A0 वाले में है क्या करना है टिक कर देना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जितने सारे MCQ आपको समझाया हूँ अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छे तरीके से समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और आपकी जो बातें बता रहा हूँ आगे के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सेशन का जो वीडियो रहेगा वो आपको सेक्शन बी का जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा ये सारी तैयारी करवाऊंगा। सेक्शन बी में क्या रहेंगे देख लीजिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ से ये सारे प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, बहुत ही जल्द आपका सेक्शन बी का वीडियो आएगा, इसके बाद सेक्शन बी का आएगा, ठीक है। तो थैंक यू आप सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत आप सभी को।